हम एंशियंट हिस्ट्री देख रहे थे, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिस पार्ट 1 में हमने जितने भी हिस्ट्री का बैकग्राउंड है उसको देखा था पहले, और उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने सोर्सेज देखे थे, कौन कौन से सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, और उसके दौरान जितनी भी व्यवस्थाएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी। इसके अलावा बात करें वहाँ के जितने भी स्थान थे उन सभी को देखा था पार्ट 1 वीडियो में। और हम आगे कर रहे थे, जनपद काल पर पहुँच गए थे, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यहीं पे कुछ हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ा सा हिस्सा देख लिया था, जो कि है इस्लाम धर्म। और क्रिश्चियनिटी हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये पूरा पार्ट है। हम मगध के उत्कर्ष स्टार्ट करने वाले थे, तो ये है पार्ट 2 हिस्ट्री का, जिसमें हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। इसमें हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री देखने वाले, केवल इन 2 पार्ट में। अभी तक पार्ट 1 में बहुत ही छोटा 30 मिनट में हमने पूरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट की। अब बहुत जल्दी नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में हम पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध का उत्कर्ष। तो सबसे शक्तिशाली जनपद यही पूछ लिया जाता है, पूर्व मौर्य काल में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो मगध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महाभारत व पुराण में किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो बृहद्रथ वंश जो है वो पहला वंश है, और इनके पुत्र थे, और यहीं का जरासंध भी था, इसी वंश का था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय, इसका मंत्री था पुलिक। कौन था इसका मंत्री? पुलिक, जिसका बेटा था बिंबिसार। तो इसके बाद हार्यक वंश की स्थापना होती है, जो कि मगध का पहला राजवंश माना जाता है। इसके संस्थापक थे बिंबिसार, राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। पितृहंता वंश बोलते हैं। पहली विवाह लिच्छवी वंश के शासक चेतक की पुत्री से हुआ था, जो कि थी चेलना। तो बिंबिसार और चेलना का विवाह होता है, जिसके पुत्र होते हैं अजात शत्रु। बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक। और चरक को आप जानते होंगे, कनिष्क का कौन सा राज्य वैद्य था, तो ये कई बार आता है चरक। चरक इधर नहीं लिखा है, आगे देखेंगे। तो राजवैद्य बिंबिसार का था जीवक, कनिष्क का चरक, कनिष्क जनक। नेक्स्ट है अजात शत्रु। तो ये बहुत ही दुखद समय आ गया था, क्योंकि इसे कोणिक भी कहते हैं। आठ 468 बीसी में ही महावीर की मृत्यु हो जाती, 480 बीसी में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती, और पहली बौद्ध समिति भी इसी टाइम में होती है, जो बौद्ध बुद्ध की मृत्यु हो जाती। इसके बाद आ जाते हैं उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं अनिरुद्ध, गंडक, नागदशक। इसके बाद ये शिशुनाग की हत्या का जो मंत्री रहता है इनका, शिशुनाग, वो शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है नागदशक को मारकर। तो इनके जो संस्थापक हैं वो है शिशुनाग। अवंती को मगध में मिलाया गया और राजधानी बनी पाटलिपुत्र। कालाशोक, या इसको काक वर्ण के नाम से जाना जाता है, कालाशोक या काक वर्ण। नंद वंश के थे संस्थापक महापद्मनव, जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके अंतिम शासक थे धनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के कहने पर धनानंद की हत्या कर दी थी। पहला व्यक्ति जो भारतीय उपमहाद्वीप में आया वो था साइरस ईरान, और भारत में आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। विदेशी आक्रमण हुए थे बहुत सारे, यूनानी आक्रमण था, मैं सिडोनिया के रूलर थे फिलिप्स। तो फिलिप्स का पुत्र था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। तो इस टाइम में हुआ था 326 बीसी में डाइपेस का युद्ध होता है, जो वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। तो जल सेनापति थे नियारकस, और घोड़ा सेनापति बुकाफिल। इनके घोड़े का क्या नाम था सिकंदर के? बुकाफिला। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, और सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 33 ईसी में। ईरान,
ईरान पर आक्रमण करने वाला हामी वंश था साइरस, जो भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, और डेरियस जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। सबसे पुराना जो अभिलेख है वो है बोगाज गोई अभिलेख, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश मगध का, वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के कुछ स्रोत हैं, जैसे चाणक्य का कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के दौरान जो व्यवस्था का ये वर्णन करता है। इंडिका जो कि मेगस्थनीस ने लिखी, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त ने, कल्पसूत्र भद्रबाहु, ये इसके सोर्स हैं इसलिए दोबारा लिख दिए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या चाणक्य की सहायता से की थी। किसकी सहायता से की थी? 25 वर्ष में मगध का शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रधानमंत्री थे चाणक्य। जैन धर्म का अनुयायी था, दीक्षा ली थी भद्रबाहु से, और सैनिक शिक्षा 6 लाख सैनिकों की संख्या थी, जो कि 6,40,000 थी। प्लूटर्क और जस्टिन ने बताया था। किसने? प्लूटर्क और जस्टिन ने। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अब एग्जाम पूछा जाता है कि मरम्मत किसने करवाई, तो वो थी रुद्रदमन, और दूसरी बार मरम्मत करवाई थी स्कंद गुप्त ने। 1905 में सेल्यूकस निकेटस का आक्रमण वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, तो संधि हुई थी सेल्यूकस निकेटस से, हेलेना वेट्स चंद्रगुप्त मौर्य। दहेज में उनको 4 काबुल, कांदार, हैकरात, मकरान दिया गया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, इसकी बुक का नाम थी इंडिका। क्या नाम था बुक का? इंडिका। 300 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। 298 में श्रावण गोलबेला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद आ जाते हैं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ जाते हैं बिंदुसार। ये अमिट्रोकेटस, इनको ग्रीक भाषा में कहा जाता था अमिट्रोकेटस। इनका अन्य नाम था सिंगसेन और अमित्रघात, सिंगसेन और अमित्रघात। वायुपुराण में इनको भद्रसार कहा गया। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। देखिए, इनके पिता थे जैन धर्म के अनुयायी, और बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। 16 पत्नियां थी, जिसमें सबसे प्रिय थी सुभद्रांगी। अब देखिए, तो सुभद्रांगी और बिंदुसार के जो पुत्र होता है वो 101 पुत्र अशोक होते हैं। इसके लिए 100 हो चुके थे, और 100 से युद्ध लड़ने के बाद ये जीत जाता है, जिसके बाद अशोक का जन्म होता है। जैन ग्रंथ में सिंगसेन कहा गया। किसको कहा गया? सिंगसेन, बिंदुसार को। अब अशोक के टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ एक छोटी सी स्टोरी के अपने 99 भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा है। तो शोक जो कि मस्की अभिलेख, मर्जरा अभिलेख और नेत्र उडेल गुलम, पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया। राज्य अभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। प्रथम महादेवी से पुत्र थे महेंद्र वर्मन और संघमित्र। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे, तब महेंद्र संघमित्र। अशोक के कार्यकाल के दौरान ही बौद्ध धर्म नेपाल गया था। इसका एक अभिलेख है इलाहाबाद का रानी का अभिलेख, जो कि कौरवागे का उल्लेख मिलता है, कलिंग की राजकुमारी थी। भारत के शासन के 8वें वर्ष 1961 में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि उड़ीसा का पुराना नाम है। शासक थे नंदराज। तो यही पूछा गया था एक बार एग्जाम, यहाँ के शासक कौन थे? उड़ीसा के नंदराज, जो कि तोसाली वंश से संबंधित थे। कलिंग का युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और मोगस्ती पित्तिस से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। देखिए, दीक्षा ली उपगुप्त थे, और शिक्षा ली मोगली पित्तिस। इसके अभिलेख, तो अभिलेख की बात करें तो स्टोन एडिक्ट यानी शिलालेख 14 थे। शिलालेखों की संख्या 14 थी। सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसिप ने। इसमें पिलर एडिक्ट 7 थे, और केव एडिक्ट बहुत सारे थे, की कोई गिनती नहीं है। और अशोक को अभिलेख की खोज की थी टी फैनथेलर ने। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। ये जो 14 अभिलेख थे वो ऐसा था कि पहला पशु बलि की निंदा, दूसरा निशुल्क चिकित्सा, छठवा था आत्मनियंत्रण। सभी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए यहाँ कुछ लिखे। सबसे लंबा जो अभिलेख था वो 7वां अभिलेख था। 9वां अभिलेख उत्सव मनाने, जन्म मृत्यु पर प्रतिबंध लगा दिए, तो लोग उस समय बहुत ज़्यादा उत्सव मनाने लगे थे। 10वां अभिलेख है ख्याति एवं गौरव का विरोध। 11 है अशोक की विजयों का उल्लेख मिलता है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन। 14वां में उन्होंने लिखा है
स्तंभ लेख की बात करें तो टोपरा सबसे पहले लिखा फिरोज शाह तुगलक। प्रयागराज में पहला कौशंबी अकबर। मेरठ राजधानी थी फिरोज शाह तुगलक, इसको दिल्ली ले गया। रामपुरवा जो अभिलेख है वो चंपारण बिहार में था, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में। चार जो सारनाथ है उसमें 4 घोड़ा, 1 सांड, 1 हाथी और धर्म चक्र प्रवर्तन का वर्णन मिलता है। ये सब बने हुए हैं जो सारनाथ में अशोक स्तंभ मिला है, राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है ये भारत का। तो बात करें कि सांची स्तंभ अभिलेख कहाँ मिला, तो रायसेन मध्य प्रदेश में। लारिया नंदगांव अभिलेख चंपारण बिहार में मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके। प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का पहला आक्रमण पहला ब्राह्मण वंश था विदिशा में। इनकी जो कैपिटल थी वो विदिशा थी। बौद्ध विनाशक भी कहते हैं इन्होंने। बहुत स्तूप का निर्माण किया। शुंग वंश का संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इनको बौद्ध विनाशक भी कहते हैं। और इन्होंने बहुत स्तूप का निर्माण करवाया। इन्हें 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुरोहित इनके थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। यूनानियों का फर्स्ट आक्रमण इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे पतंजलि। अग्निमित्र शुंग के स्त्रोत थे कालिदास की किताब मालवी का अग्निमित्रम। इसमें कौन था हीरो, मतलब नायक कौन था? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो थे अग्निमित्र। इनकी कुछ पीढ़ियाँ हो जाती हैं, जेस मित्र, वसुमित्र, वसुमित्र, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए केवल ये पूछा जाता है कि एंटियल किट्स का राजदूत था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस भगवत धर्म को अपनाए विदिशा में। धम्म छापा अप्रसाद, ये 3 शब्द गरुड़ अभिलेख में ये 3 शब्द मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्ण वंश। तो कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश बहुत ही, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, केवल यही पूछते संस्थापक कौन थे, वासुदेव, और राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा अंतिम शासक थे सुदर्शन, इनकी हत्या सातवाहन वंश के सिमुक ने की थी। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, जिसे आंध्र सातवाहन कहते हैं, जो कि प्रतिष्ठित थे। 28 शासक हुए इसमें। पहला शासक था इसमें सातकर्णी। सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, और शीशों का सर्वाधिक उपयोग भी सिक्के इन्हीं ने किए थे। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूदान करने वाला कौन सा वंश था? तो शुंग सातवाहन वंश। सातवाहन वंश सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूदान करने वाला वंश था। साहित्य होल लिखी थी गाथा सप्तशती, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गूढ़ादय बृहद कथा लिखी थी गूढ़ादय ने। इसके बाद अंतिम शासक थे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। फर्स्ट शासक थे, फर्स्ट आंध्र सम्राट शासक थे इन्होंने। अंतिम शासक थे पुलवामी। विदेशी आक्रमण मिनांडर। भारत में आकर बौद्ध धर्म अपनाया किसने? मिनांडर ने। नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला कौन सा शासक था? तो वो था हिंद यूनानी। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी के सारी चीजें थी। नेक्स्ट शकों की बात करें तो इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। इनके फर्स्ट शासक थे मोआ। क्या थे? मोआ। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 वी में। रुद्रदमन बहुत ही प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदमन। तो रुद्रदमन की बात करें तो इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। संस्कृत प्रेमी था। इसके अलावा जूनागढ़ में जो गिरनार अभिलेख की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिरनार अभिलेख का निर्माण कराया था रुद्रदमन थर्ड। अंतिम शासक थे इनका। नेक्स्ट बात करें कि पार्थियन। तो फर्स्ट शासक थे माउस। वास्तविक शासक थे मिथ्रोकोटस। गोंडोफ्यूरस ये इनके कुछ शासक थे। सेंट थॉमस सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था, पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट बात करें कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्ट देख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। मध्य मध्य भारत का कहलाते यशवंत राव होलकर। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, स्टैटिक जीके का है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 पॉइंट वो इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिए। नेक्स्ट कुषाण वंश की पश्चिम चीन से शुरुआत हुआ तो कुजल फडनेसिस तांबे के सिक्के जारी किए। वास्तविक संस्थापक थे विम फडनेसिस। कनिष्क महान शासक थे। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस टाइम, उस समय ये हुए थे, है ना। तो कनिष्क का कौन सी चीनी को हराया था? कनिष्क ने तो पेंचुआ को हराया था। वास्तविक नाम था रचना महाविभास। अश्वमेध यज्ञ बौद्ध चरितम। कनिष्क का राजवैद्य था
चरक सहितम। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहते हैं। भारत कनिष्क। भारत व चीन के रेशम मार्ग की शुरुआत किसने की थी? तो वो वासुदेव ने की थी। ठीक है। गुप्तकालीन श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये भारत का नेपोलियन विंसेंट ऑर्थर ने कहा। विंसेंट ऑर्थर इनका नेपोलियन नादिर शाह। 12 दक्षिण पथ के 12 शासकों को और उत्तर पथ के 9 शासकों को इन्होंने हराया था। वीणा वादक या कविराज भी इनको कहते थे। वीणा बजाते हुए इनके सिक्के दिखे हैं। किसके मिले गए हैं? तो समुद्रगुप्त के। इनको इनको अश्वमेध कर्ता, परम भागवत, विक्रमांत, ये सब नाम से भी जाना जाता है। बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की तो विक्रमादित्य भी कहते हैं। चीनी यात्री फाहयान के समय था। सबसे महान शासक था। नवरत्न में रहने वाले फर्स्ट शासक थे। इसके नवरत्न की सबसे पहले बात हुई थी तो वो थे कालिदास। इनके नवरत्न आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड के जो अकबर से पहले भी नवरत्न हुए थे। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, छड़प छपड़क, शुंग, वराह मिहिर, बरूची, वेताल भट्ट, तो ये थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुमार गुप्त। कुमार गुप्त की बात करें तो ये महेंद्र आदित्य की इनने उपाधि धारण की थी। इनको गोविंद गुप्त भी कहते थे। अन्य आग लगाया था बख्तियार खिलजी ने 1204 में। जो क्योंकि इन्होंने 413 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके कई सालों बाद 1204 में इसमें बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। स्कंदगुप्त अंतिम शासक था जिसको शुक्रादित्य भी कहते थे। क्या कहते थे? शुक्रादित्य भी कहते थे। नेक्स्ट आ जाता है पुष्यभूति वर्धन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, थानेश्वर, हरियाणा से संबंधित हैं। इसमें सबसे जो महान शासक थे वो थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। इसने शशांक को हराया और उसकी हत्या कर दी हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट हर्षचरित इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। इनके टाइम में जो टाइम पीरियड में जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। इनकी जो रचनाएं हैं वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली। इनका हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। हर्षवर्धन 634 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। छोटे छोटे राजवंशों में बट गया था पूरा भारत। इसके बाद गढ़वाल वंश आता है। गढ़वाल वंश की बात करें तो ये महान शासक थे गोविंद चंद्र, जिनको विविध विद्या विचार वचस्ती कहते हैं। इनके बीच में भी युद्ध चल रहे थे जिसको ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये था कुछ 3 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चंद्रगुप्त और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। 1191 के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और पृथ्वीराज हार गया था। पृथ्वीराज रासो की बुक का नाम है चंद्रबरदाई। किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ये लेखक हैं। चंद्रबरदाई। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज में, जिसमें इल्तुतमिश जीत गए थे। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। अंतिम जो अभी बिल्कुल लास्ट बचा है वो है चौहान वंश। इसके संस्थापक थे वासुदेव, अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय भी इनको कहते थे। देखिए इनकी जो अंतिम शासक की बात करें तो वो थे परमार्ती देव। परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के संस्थापक थे राजेंद्र उपेंद्र राज। राजधानी थी धारा नगरी। प्राचीन राजधानी थी उज्जैन। राजा भोज इस टाइम कविराज भी कहलाते थे। राजा भोज भोजताल की स्थापना की। ये मध्य प्रदेश का एमपी के पार्ट है। थोड़ा सा सरस्वती मंदिर का निर्माण कर है जो धार में बना हुआ है। तो इस प्रकार सोलंकी वंश आता है। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूल राज। राजधानी थी अनहिलवाड़ा। भीम प्रथम 1025 में। मोहम्मद गजनवी का 16 आक्रमण सोमनाथ के मंदिर में हुआ था। इसके बाद है पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है। और इसके अंतिम शासक थे रामपाल। बस इतना ही याद रखना है।
इस राजवंश से। इसके बाद आ जाती है राजधानी, तो हर्यक वंश के बिंबिसार, शिशुनाग वंश के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्म, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश वासुदेव, सातवाहन सिमुक, कुषाण वंश कुजल फटसिस, गुप्त वंश श्रीगुप्त, वाकाटक विंध्य शक्ति, खूण वंश तोरमाण, वर्धन वंश पुष्यभूमि वर्धन, चोल वंश के विजयालय, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग, होशियाल वंश के थे विष्णुवर्धन, पाल वंश गोपाल, सेन वंश सामंत, कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन, लोहार वंश के थे संग्राम राज, गुर्जर वंश के नागभट्ट, चौहान वंश के वासुदेव, परमार वंश के उपेंद्र राज, चंदेल वंश के नन्नुक, सोलंकी वंश के मूलराज, कलचुरी वंश के कल्लक, कोकल, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयसुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिजर, लोधी वंश बलोलोदी, संगम वंश के हरिहर और बुक्का। ये भी ये चार इंपॉर्टेंट वंश जो आते रहते हैं, संगम वंश, हरिहर, बुक्का, सुलभ नरसिम्ह, तुलभ, वीर नरसिम्ह, अराविडु, तिरुमल, और बहमनी वंश के थे हसन गंगू। इसके अलावा दो ठौर आप देख लेना, गजनी वंश के अलुप्तगिन और चौहान वंश कर्ण वंश के थे वासुदेव। So at last, thanks for watching the video. Please share the video as much as possible with your friends and classmates.